भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय प्लेयरों का सिलेक्शन को लेकर के परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि अब अगरकर के साथ साथ गंभीर को भी सोचना पड़ रहा है कि किसे खिलाएं किसे भगाएं। हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि मोहम्मद शमी को अब ये कहना पड़ रहा है कि भाई साहब अब अजीत अगरकर को बोल्ड मार करके आउट करेंगे तब जा करके हमारा वो सिलेक्शन करेगा। ऋतुराज गायकवाड़ कर रहा, भाई साहब अब अजीत अगरकर के सामने ही बुलाओ, उसके सामने ही बैटिंग करूंगा और उसके सामने ही शतक बनाऊंगा, तभी जाकर के अब मेरा सिलेक्शन होगा। इसके अलावा पृथ्वी शॉ, जिसको हम भुला चुके थे, वो पृथ्वी शॉ फास्टेस्ट डबल 100 बना रहा। और ये सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि शायद अब मोहम्मद शमी का कैरियर जो है वो अब समाप्त हो चुका है और अब यहाँ से उनका सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है, उनका कैरियर का ये द एंड है। इसके अलावा अब उनके पास कोई चांस नहीं है। वहीं कुछ और लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ का ये लगातार 5 शतक किसी काम नहीं आएगा जब तक वो कम से कम 10-12 शतक और जा कर के नहीं बनाएंगे, तब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हर कोई इसमें गंभीर को अगरकर को दोष दे रहा है। खैर इन लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, क्या ये वाजिब में डिज़र्व नहीं करते हैं या वाकई टीम इंडिया में डिज़र्व करते हैं, ये आप आकलन लगाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शमी को लेकर के। मोहम्मद शमी का बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, खास करके सिलेक्शन को लेकर के। मोहम्मद शमी से एक बार मीडिया पूछी थी कि आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के, आपकी फिटनेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल है। शमी ने एक चीज़ कहा था, अगर मैं फील्ड पे हूँ, विकेट ले रहा हूँ, तो मेरी फिटनेस पे तो खैर कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। और उस चीज़ को मोहम्मद शमी ने अभी प्रूफ भी किया है। जहां पर मोहम्मद शमी की फिटनेस को अजीत अगरकर ने सवाल बनाया था, आवर डोमेस्टिक सीजन हैज़ जस्ट स्टार्टेड सो वी विल सी इफ ही इज फिट इनफ एंड वी विल सी वेयर इट गोज। मतलब ये डोमेस्टिक सीजन अभी भारत का चालू ही हुआ है और हम लोग नज़र रख रहे हैं उनकी फिटनेस को लेकर के, वो कहाँ कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनका जो लेवल है खेलने का वो किस रास्ते पर जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो भाई साहब ये आज से नहीं, इंडिया में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था 2023, उसके बाद मोहम्मद शमी इंजर्ड हुए थे और 2023 के बाद से ये देख रहे हैं मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी कहाँ आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस दरवाजे को तोड़ रहे हैं, किस खिड़की से चिल्ला रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें चल रही है। अब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब मोहम्मद शमी को दरवाज़ा तोड़ करके अंदर आना पड़ रहा है और वो दरवाज़ा कुछ इस तरीके से तोड़ा गया है जिसमें अगर देखा जाएगा फर्स्ट इनिंग में 2 मैचों में, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट 37 रन दे करके, सेकंड इनिंग में 4 विकेट 38 रन दे करके, इसके अलावा दूसरे मैच में 3 विकेट 44 रन दे करके, फिर सेकंड इनिंग में 5 विकेट 38 रन दे करके और प्लेयर ऑफ द मैच। अब आप समझ सकते हैं, अब ये परफॉर्मेंस को अगर आप सिलेक्शन का पैमाना नहीं मानते हैं तो फिर शायद अजीत अगरकर आपकी सोच में कुछ फ़र्क है। आप एक खास मेंटलिटी पर ही बिलोंग कर रहे हैं जहां पर आपको पहले से ही पता है कि इस प्लेयर को ही खिलाना है, भले उसका परफॉर्मेंस कुछ भी रहे। जिसमें हम बात करते हैं साई सुदर्शन की, इम्पैक्टफुल पारी अभी तक नहीं देखने को मिली है। यहाँ तक कि हर्षित राणा का भी इम्पैक्टफुल पारी अभी तक, खास करके मेन मैचों में बात करेंगे, हर्षित राणा का एक 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें सीरीज हार चुके हैं उस मैच में लेना इम्पैक्टफुल पारी उसको नहीं कहा जा सकता है। आप सीरीज जितवाइए। साई सुदर्शन का ठीक है सिलेक्शन हुआ है, करुण नायर को आपने मौका दिया है, इम्पैक्टफुल पारी नहीं थी, वहाँ पर आपकी सिलेक्शन पर सवाल उठा है और अब आपके ऊपर भी दबाव है कि इस तरीके का अगर आपके पास बॉलर है और जो बाहर है, जो डोमेस्टिक में विकेट पर विकेट ले रहा है, क्या वो टीम इंडिया में डिजर्व नहीं करता है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में ये आपका बॉलर नहीं आ सकता है जो बुमराह का साथ दे, मोहम्मद सिराज के साथ विकेट निकाले? खैर ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आप भाई अभी मेन सिलेक्शन आप पोस्ट पर हो। खैर ये मोहम्मद शमी का एक सेलिब्रेशन है जिसमें उन्होंने विकेट को लिया है और वहाँ पर सेलिब्रेट किया है। अब आगे बात करते हैं बैट्समैनों की। बैट्समैन में अगर आप देखेंगे पृथ्वी शॉ, खैर इनका कैरियर हमारे हिसाब से लगभग समाप्त है। आप एटीट्यूड लेकर के क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, आपको झुकना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और एक इनिंग पर आप टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। और ये पृथ्वी शॉ का 222 रनों की एक इनिंग आई है जिसमें फास्टेस्ट डबल 100 बताया गया है। 156 गेंदों पर 29 चौके और 5 छक्के की सहायता से पृथ्वी शॉ भी डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनसे कई गुना बेहतर ऋतुराज गायकवाड़, जिनको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, खास करके T20 टीम में भी इनको बोला गया
ये डिज़र्व करता है बंदा, ये वनडे में भी डिज़र्व करता है। अब यहाँ तक भी बातें उठ रही है कि क्या श्रेयस अय्यर जो अभी फिलहाल में इंजर्ड है, क्या उनकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को ओडीआई में मौका नहीं दिया जा सकता है? सुटेबल नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई खेलने के लिए? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, अगर देखा जाएगा लगातार 5 मैचों में 5 बेहतरीन, किसी में शतक है तो किसी में अर्धशतक है। अगर देखेंगे पहला 133 रन की पारी है 129 गेंदों में, 184 रन की पारी है 206 गेंदों में। कम गेंदों में अच्छा रन बनाना, 151 गेंदों में 91 रनों की पारी है केरला के खिलाफ, वहीं 55 रनों की पारी है और 81 गेंदों में केरला के खिलाफ। इसके अलावा 116 रन 163 गेंदों पर, और ये चंडीगढ़ के खिलाफ इन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में सबसे लेटेस्ट बना है 116 रन की पारी। और अगर 5 इनिंग को देखा जाए लेटेस्ट का, तो शायद ही इनसे बेहतर कोई डोमेस्टिक में प्रदर्शन कर रहा होगा इस समय। और अगर ये सिलेक्शन पैमाने पर नहीं आते हैं और आप साई सुदर्शन को लेकर के आते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग स्टाइल केवल आपको बेहतर लगी थी आईपीएल में, आईपीएल के बेसिस पर आप उनको बैटिंग स्टाइल पर लेकर के आए, जहां पर साफ आपकी सिलेक्शन का जो पैमाना था वो उजागर हुआ, जहां पर साई सुदर्शन को लेग साइड की जाती हुई गेंदें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और उनके लिए बस एक खास प्लानिंग है, साई सुदर्शन को लेग साइड में गेंद दो, वो आपको कैच दे करके आउट होकर के चले जाएगा। और अभी तक कोई भी इम्पैक्टफुल पारी नहीं आई है जिससे किसी भी नतीजे पर कोई असर निकले, किसी भी मैच के रिजल्ट पर कोई असर निकले साई सुदर्शन की पारी को लेकर के खास करके। तो आप करुण नायर को मौका दे सकते हो, साई सुदर्शन को मौका दे सकते हो, तो क्या मोहम्मद शमी, ऋतुराज गायकवाड़ आपके दुश्मन हैं? इनको भी मौका दिया जा सकता है और उम्र के हिसाब से इनका भी नंबर बनता है। खैर, नंबर तो करुण नायर का भी बनता है, बनता था एक समय में। काफ़ी अच्छा मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो ग्रैब कर सकते थे, पकड़ सकते थे। 4 मैचों में लगभग 8 इनिंग इनको बैटिंग करने का मौका मिला। और वहाँ अगर कहा जाए तो कोई भी ऐसी पारी नहीं थी जिसको हम याद कर सकते हैं। पारी याद आती है मोहम्मद सिराज की, अंतिम गेंदों तक लड़ना, भले हो उसमें सिराज का कुछ भी रन ना हो, लेकिन वो पारी याद आती है, वो इम्पैक्टफुल पारी, वो पारी चाहिए थी आपको करुण नायर, उस टाइप की पारी जो लोग याद कर सके। आपकी एक ही पारी याद आती है, वो 303 रनों की। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी इम्पैक्टफुल पारी नहीं है जो आपको फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेटरों के, इंटरनेशनल बॉलरों के सामने आपको फिर से ला करके खड़ा किया जाए। आप डोमेस्टिक में ठीक है अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आप नहीं डिजर्व कर रहे इस समय। फिर से इन्होंने 174 रन की पारी खेली है 279 पर, और ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, हमारी फीलिंग्स को केवल मैं ही समझ सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो भाई साहब, पूरा देश समझा, आपको 8 इनिंग बैटिंग मिला, उससे पहले भी आपको कई बार मौके मिले हैं। यहाँ तक कि अब सरफराज खान भी बाहर हैं, जिनको लेकर के कई बार सिलेक्शन कमेटी पर एलिगेशन भी लग रहा है कि उनको धर्म के आधार पर उनके टाइटल में खान लगा हुआ है, सरफराज खान है, इस वजह से उनको सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और भारत में राजनीति तो अपने चरम पर होती है चीज़ों को लेकर के। तो करुण नायर, थोड़ा सा आपको भी परफॉर्मेंस बेटर करना होगा। वहीं अजिंक्य रहाणे को कई बार कहा गया कि भाई साहब संन्यास ले लो, पुजारा के जैसे आ जाओ, कमेंट्री वगैरह करो, लेकिन ना, बंदा है दमदार। अजिंक्य रहाणे 159 रनों की पारी 303 गेंदों पर, और सही पूछा जाए अच्छी पारी है। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से बेसबॉल खेला जा रहा है, और वहाँ पर अगर आप 300 गेंदों पर 150 रनों की पारी खेल रहे हो डोमेस्टिक में, तो यहीं पर थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आज के समय में पारी चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ के तरीके से, कम गेंदों पर अच्छा रन होना चाहिए, इम्पैक्टफुल पारी होनी चाहिए, और समय व्यतीत करने वाली पारियां नहीं, क्योंकि मैच जीतना आज के समय में टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है। और आप मैच जीतोगे तो पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट मिलेगा तभी आप WTC 2027 के लिए क्वालिफाई करोगे। तो अजिंक्य रहाणे भी खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इन दोनों के लिए जो खिड़की का एक भी पल्ला खुलने वाला है, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं लगता है। और इनके लिए भी वही लग रहा है कि इनके लिए भी खिड़की का तो पल्ला तो छोड़ दीजिए, ऊपर का जो कुंडी होती है ना, वो कुंडी भी शायद इनके लिए ना खुले पृथ्वी 100 के लिए। हाँ, और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मौका बन सकता है, मोहम्मद शमी के लिए मौका बन सकता है, अगर इसी तरीके का प्रदर्शन रहा, दबाव भी होता है लोगों का, तो हो सकता है कि इनके लिए जगह बनेगी। और मेरा मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को हम ODI में भी ला सकते हैं। अगर जब तक श्रेयस अय्यर इंजर्ड है तो उनकी जगह पर इनको मौका दिया जा सकता है।
और अगर आपकी मेंटलिटी में हो कि ऋषभ पंत ही खेलेगा तो फिर तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको भी मौका दे सकते हैं और बेहतरीन बल्लेबाज है। अब ये तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको क्या लगता है? मोहम्मद शमी, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ और करुण नायर को लेकर के इनमें से किनका सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए होना चाहिए और किस मैच में होना चाहिए, कौन सी मैच में होना चाहिए, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो, कौन कौन किस में डिजर्व करता है, वो आप कमेंट करके बताइए।